तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 9 है। इसके पहले 8 वीडियोस मैंने किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4.3 और इस टॉपिक का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ। तो वहाँ में हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर बहुत एक तरह का वार हुआ, बहुत तरह का अप डाउन्स हुए, बहुत तरह की चीज़ें हुई, तब जाकर यूनिफिकेशन का प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हुआ। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ब्रिटेन में बहुत लंबा प्रोसेस चला, करीब 100-200 सालों तक प्रोसेस चला, तब ब्रिटेन जो है वो यूनिफाई हुआ और ब्रिटेन एक राष्ट्र बना, ब्रिटेन नाम का एक राष्ट्र बना। तो आइए हम देखते हैं इसे। द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि देखिए जो नेशन स्टेट या फिर नेशन बनाने का जो मॉडल है वो ब्रिटेन होना चाहिए, क्योंकि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन। क्योंकि जो नेशन स्टेट बनाने की जो प्रक्रिया ब्रिटेन में हुई है वो किसी एक सडन रिवॉल्यूशन या फिर सडन रिवोल्ट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही एक लंबा प्रोसेस चला है, उसके बाद हुई है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। यानी कि जो ब्रिटेन ब्रिटिश हम जानते हैं आज, वो वैसा कोई नेशन उस समय तक था ही नहीं। द प्राइम तो देखिए, जो लोग वहाँ थे उनके अपने आइडेंटिटीज़ थे, जैसे कि अगर कोई इंग्लिश है, कोई वेल्स है, कोई स्कॉट है, कोई आयरिश है, इस तरीके से द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स वेयर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। तो ये किस तरीके से हुआ है? अब जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लें, इंडिया में कोई यूपी का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, तो इस तरीके से अलग अलग आइडेंटिटीज़ थे वहाँ पर। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। जितने भी ग्रुप्स थे उन सभी के अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन था, यानी जो इंग्लैंड था, वो मजबूत होता गया, और मजबूत होने के साथ साथ वो उसकी वेल्थ बढ़ती गई, उसके पावर बढ़ते गए, तो उसका जो इन्फ्लुएंस था दूसरे नेशंस पर भी बढ़ने लगा, जो कि उस पूरे इलाके में मौजूद थे। तो यहाँ पर आपको शायद नहीं पता होगा कि जो ब्रिटेन या फिर यूके हम जानते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम, वो रियलिटी में एक कंट्री नहीं है, वो 3 कंट्री है, 3 या 4 कंट्री है, जिसमें कि आपका एक इंग्लैंड आता है, एक आपको स्कॉटलैंड आता है और आयरलैंड आता है। ये तीनों की आइडेंटिटीज़ अलग अलग हैं, ये लेकिन कम्बिनेशन में एक साथ रहते हैं। और इसमें से कोई अगर देश चाहे कि वो इस यूनियन से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ है, तो इसको आप पहले बैकग्राउंड में आप समझ लें। तो हम यहाँ बात कर रहे थे पॉलिटिकल ट्रेडिशंस उनके अलग अलग हैं, बट एज द जो इंग्लिश कंट्री था, यानी जो इंग्लैंड था, उसका पावर बढ़ता गया, तो पावर के साथ साथ उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया जो दूसरे नेशन थे उसके आसपास के इलाके में। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसने 1688 में जो मोनार्की थी, यानी कि जो ब्रिटेन का रॉयल परिवार था, उससे पावर छीन लिया था 1688 में। और उसके पहले वो बहुत लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें हुई थी, और इसके बाद ये एक नेशन स्टेट बना था, वाज इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स्ड। और इसी के साथ साथ, यानी कि जो पार्लियामेंट था, इंग्लिश पार्लियामेंट, उसके बनने के साथ ही जो नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया थी, जिसमें कि इंग्लैंड सेंटर में था, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्लीट होना शुरू हुआ था। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिस एक्ट के साथ ही जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था वो एक साथ मिल गए और एक कंट्री का निर्माण किया जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन स्कॉटलैंड। तो देखिए, ये इंग्लैंड
और स्कॉटलैंड, जो कि पहले अलग अलग कंट्रीज थे, ये अब आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए थे और ये एक कुल साथ मिलकर एक कंट्री का निर्माण करेंगे, यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। तो इसमें अब एक बात यह आ गई कि जो इंग्लैंड था वो पहले अलग कंट्री था, स्कॉटलैंड अलग कंट्री था। तो वहाँ पर इंग्लैंड जो है वो अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था स्कॉटलैंड पर डायरेक्टली, वो छुप छुप कर चाहे तो प्रभाव डाल सकता था, लेकिन वो उतना सही नहीं होता। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद और दोनों के एक साथ हम क्या कर सकते हैं, गठबंधन में आने के साथ जो इंग्लैंड था वो अपने इन्फ्लुएंस को इम्पोज कर सकता था स्कॉटलैंड के ऊपर भी। तो देखिए, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो मेनली डोमिनेट किया जाता था इंग्लिश मेंबर द्वारा, यानी जो इंग्लैंड के मेंबर्स थे उनके द्वारा डोमिनेट किया जाता था। और द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। तो देखिए, जैसे जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ हुआ और इंग्लैंड का प्रभाव उस पर बढ़ता गया, इंग्लिशों का प्रभाव उस पर बढ़ता गया, तो जो स्कॉटलैंड के जो अलग कल्चर थे, वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो अलग थे, यानी कि आपके इंग्लैंड से अलग थे, उनको सिस्टमेटिकली सप्रेस किया गया। अब यहाँ बात आता है कि सिस्टमेटिकली सप्रेस करने का मतलब क्या होता है। तो अब हम एक सप्रेशन देखते हैं जहाँ पर लाठी डंडा हथियार का यूज़ करके सप्रेशन किया जाता है। लेकिन ये जो सिस्टमेटिकली सप्रेशन होता है, वहाँ पर सरकार द्वारा इन चीज़ों को समर्थन नहीं दिया जाता था या फिर उनका इंपॉर्टेंस को कम कर दिया जाता था। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है स्कॉटलैंड का, तो उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उसकी अहमियत कम कर दी जाएगी, उसके बातों को माना नहीं जाएगा, तो उसका जो लेवल है, उसका इन्फ्लुएंस है, वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। और वहीं जो कल्चर की बात अगर हम करें, तो इंग्लैंड का जो कल्चर है उसको यहाँ पर काफ़ी प्रमोट किया जाएगा और उसके मुकाबले जो स्कॉटलैंड का अपना कल्चर है उसको दबा दिया जाएगा, उसको सामने नहीं आने दिया जाएगा। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highland suffered a terrible repression whenever they attempted to assert their independence। तो जो कैथोलिक लोग थे जो कि स्कॉटलैंड हाईलैंड रीजन में रहा करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ता था जब भी वो अपने इंडिपेंडेंस को शो करने की कोशिश करते थे या फिर उसको यूज़ करने की कोशिश करते थे। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर ऑफ वेयर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो देखिए, जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, यानी जो एक इलाके का नाम है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, उन्हें अपने लोकल लैंग्वेज को बोलने से भी रोक दिया गया था। वो अपना लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते थे और उनका जो नेशनल ड्रेस था, उस नेशनल ड्रेस को भी वो पहन नहीं सकते थे। और इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब है कि उन्हें इलाके को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद अब हम देखते हैं आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। तो यहाँ पर हमने स्कॉटलैंड की बात कर ली, ब्रिटेन के साथ उसके रिलेशंस की, और इंग्लैंड के साथ वो किस तरीके से जुड़ा। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की, क्योंकि ये भी उस जो हम क्या कहते हैं गठबंधन में शामिल है, जो कि आज भी हम यूके का नाम सुनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुनते हैं। ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ये 3 कंट्रीज़ को मिलकर बना है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। तो अब हम आयरलैंड की बात कर रहे हैं। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो देखिए, आयरलैंड जो था उसमें क्रिश्चियंस के जो अलग अलग फेथ हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, उनके बीच में बटा हुआ था। यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कैथोलिक फॉलो करते थे और बहुत लोग जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स को फॉलो करते थे। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने हेल्प किया प्रोटेस्टेंट्स को, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को, उनका डोमिनेंस क्रिएट करने में। और लेकिन यहाँ बात है कि उस कंट्री में ज़्यादातर संख्या में कैथोलिक लोग रहा करते थे। तो जो कैथोलिक जो थे वो रिवोल्ट करते थे ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, लेकिन उनके रिवोल्ट को काफ़ी ज़्यादा दबा दिया गया था, उनके रिवोल्ट को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया गया था। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, और ये रिवोल्ट हुआ था 1798 में। 1798 में वोल्फटोन नाम के व्यक्ति ने एक रिवोल्ट किया था अपने एक संगठन यूनाइटेड आयरिशमैन के साथ, लेकिन इस रिवोल्ट को कुचल दिया गया था, इस रिवोल्ट को दबा दिया गया था। और इसके बाद 1798 के इस फेल्ड रिवोल्ट के बाद आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया 1801 में। 1801 में आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द
propagation of a dominant English culture. The symbols of the New Britain, the British flag, Union Jack, and the national anthem, the English language, were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union. तो देखिए, जब यहाँ जो आयरलैंड है वो शामिल हो गया ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम में, तो एक नया ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ जिसमें कि जो इंग्लिश कल्चर था उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, उसको काफ़ी ज़्यादा दूसरों पर थोपा गया, जैसे स्कॉटलैंड पर थोपा गया या फिर आपके जो आयरलैंड है उस पर थोपा गया। और जो ब्रिटेन के जो नए सिम्बल्स बने वो सभी जो थे वो इंग्लिश के प्रभाव को दिखाते थे, यानी जो इंग्लैंड था उसके प्रभाव से ही बने हुए थे, यानी जो नेशनल एंथम था या फिर ब्रिटिश फ्लैग था, इन सभी जो थे इनको इंग्लैंड के कल्चर से या फिर इंग्लैंड के बातों से प्रभावित थे ये। वहीं जो दूसरे नेशंस थे जैसे स्कॉटलैंड और आयरलैंड, वहाँ के जो कल्चर थे या फिर वहाँ के जो कस्टम्स थे उन सभी को सबऑर्डिनेट का एक तरीके से तमगा मिल गया और उनको अपने खुद को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा, यानी जो कल्चर है उसको बचाने के लिए काफ़ी उनको मेहनत करना पड़ा और एक तरीके से देखें तो वो एक तरीके से ख़त्म भी हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए एक वर्ड है एथनिक, अगर आप उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एथनिक रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ऑरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स। तो एथनिक का मतलब हो गया कि अगर कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि एक ही तरह के प्रैक्टिसेस करता है, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर कल्चरल से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो हिंदू अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो जो एक तरीके की प्रैक्टिस करते हैं जिन्हें कि हम हिंदू कहते हैं, या फिर मुस्लिम की हम बात करें तो वो एक तरह की एथनिक आइडेंटिटी है क्योंकि उसके जो लोग होते हैं वो एक ही तरीके के प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो ये बात हो गई एथनिक आइडेंटिटी की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 5, विजुअलाइजिंग द नेशन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।